अगर आप सब्सक्राइब जॉब कीजिए करते हैं, नॉलेज बिजनेस ब्लॉकबस्टर को करते और हैं प्रेस या कीजिए बेल फाइनेंशियल आइकन वीक हमारे होते वीडियो हैं सबसे तो पहले बजट देखने के लिए। 2026 का ये फैसला आपको हिला सकता है। बजट 2026 आते ही देश दो हिस्सों में बैठ गया, किसी की जेब भरी और किसी पर नया बोझ। आखिर आप किस लिस्ट में हो? तो जो केंद्र सरकार का आम बजट है, यानी भारत सरकार का आम बजट या केंद्रीय बजट कह लीजिए, वो आ चुका है। उसके हाइलाइट्स के बारे में हमें समझना है। तो मैं यह मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने कल का सेशन देखा होगा जो बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी होती है उससे संबंधित था। अगर आपने उस सेशन को देखा है तो बजट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखा है तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं बजट के हाइलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को कनेक्ट करेगा उसके बारे में बता दूं। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के समक्ष रखा जाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द ही उसमें उल्लेखित है, ठीक है। अब इससे संबंधित बातें और कुछ अगर बात करें तो इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। सवाल यह आपके जेहन घोषणाएं की गई हैं बजट के हाइलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को कनेक्ट करेगा उसके बारे में बता दूं। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के समक्ष रखा जाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द ही उसमें उल्लेखित है, ठीक है। अब इससे संबंधित बातें और कुछ अगर बात करें तो इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। सवाल यह आपके जेहन में आ सकता है कि आखिर इसे लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है, राज्यसभा में क्यों नहीं पेश किया जाता। लोकसभा लोगों का सदन है। आप ये कह सकते हैं कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो इस सदन में बैठते हैं, तो लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। इसलिए ये बजट जनता के लिए है, इसीलिए लोकसभा में पेश किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री का ये 9वां बजट है, यानी कि सीताराम, ठीक है, निर्मला सीतारमण, माफ कीजिए, निर्मला सीतारमण जी का ये 9वां बजट है और उन्होंने लगातार यह 9वां बजट पेश किया है। इससे संबंधित कुछ और बातें तो प्रमुख बिंदी यह है कि पहली बार यह बजट रविवार को पेश किया गया है। ऐसा अभी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी कि मोदी 3.0 की बात करते हैं, उसके का उनके कार्यकाल की बात करें तो ये तीसरा बजट है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट पेश किया जाता है। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। बजट में सरकार की अनुमानित आय और प्राप्तियों का विवरण होता है। ध्यान ये रखेंगे कि बजट अगले वर्ष के लिए होता है, तो यह अनुमानित यानी कि कितनी प्राप्तियां होने वाली हैं और कितना व्यय होने वाला है, इसीलिए कहा जा रहा है अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है या फाइनेंशियल ईयर इंग्लिश में आप कह सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। इसमें बजट्स में जो बातें बताई गई हैं, नया फ्रेट कॉरिडोर, पहली बात यह है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को सुधारने, दिव्यांग जन सशक्तिकरण की बात कही गई है, दिव्यांग जन कौशल योजना की बात कही गई है, प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूलन, ठीक है, विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है और इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दिव्यांग सहारा योजना आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बात कही गई है, अनुसंधान के क्षेत्र में बात कही गई है। अब बात यह है कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, हालांकि 2022 में ही बात हुई थी कि हम किसानों की आय बढ़ा के 2 गुना कर लेंगे। फिलहाल के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन के क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता के विकास से रोजगार के अवसरों को भी प्रदान करने की बात कही गई है। और कोकोनट प्रोडक्शन, ठीक है, योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की भी बात कही गई है।
इसके अलावा राज्य सरकार के साथ मिलकर के इंडियन सैंड सैंडलवुड इकोसिस्टम को इंडियन इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात कही गई है। फिलहाल के लिए जो और बातें इसमें बताई गई हैं, जो मैंने कल के सेशन में आप लोगों से कहा था कि यह बजट का सार है 2026-27 का, तो इसमें 3 वर्ष के डाटा होते हैं। तो 3 वर्ष के डाटा कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। ये बजट अनुमान है कब का, 2026 का, और जो 2025-26 का बजट पेश किया गया था, जो सरकार ने इसमें यानी कि बजट में बातें कही थी कि हमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्राप्तियां होंगी 100 रुपये थी और व्यय हमारा होगा 90 रुपये। और जब ये बजट पेश किया गया है तो इसमें सरकार को ये समझ में आ गया है कि दरअसल हमें कितनी प्राप्ति होगी और हम कितना व्यय करेंगे। तो इसी 2025-26 के बजट को संशोधित करके संशोधित अनुमान, जिसे संक्षेप में आर्थिक है यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट के रूप में पेश किया जाता है। तो 2025-26 का संशोधित अनुमान है। 2026-27 का ये बजट है, बजट अनुमान है। और वास्तविक आंकड़े की बात करें तो 2024-25 के वास्तविक आंकड़े, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष बीत चुका है इसलिए वास्तविक आंकड़े हमारे पास यही होते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित बातें। अच्छा, राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ये सारी बातें कल के सेशन में हम लोगों ने देख लिया था। कल के सेशन की बात करूं तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से इसमें टर्मिनोलॉजी हैं, महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे जानते हैं, समझते हैं, तो बजट को समझने में आपको सहायता मिलेगी। फिलहाल के लिए राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, तो ये डाटा से हमें मतलब नहीं है। अगर यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो इसमें प्रतिशत की बात हो सकती है या क्या उसका क्रम रहा है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये आपसे पूछा जाएगा। आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाते। फिलहाल के लिए आंकड़े यहाँ पर दे दिए गए हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की बात की करें या पूंजीगत राजस्व प्राप्तियों के बारे में बात करें या पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें, सारी बातें यहाँ पर दे दी गई हैं। राजस्व लेखा, जिसमें ब्याज, भुगतान, पूंजीगत अस्थियों के सृजन हेतु सहायता, अनुदान इत्यादि सारी बातें शामिल हैं। और यहीं पर केंद्र सरकार के केंद्र द्वारा राज्यों को पिछले वर्षों के लिए दे निवल राशि होने के कारण कितना, तो 2025-26 इतने करोड़ की कमी की गई है और इससे नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है और कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको बजट को समझने में कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो कल का एक सेशन आप देख सकते हैं। YouTube पर वीडियो है संस्कृति IAS के YouTube चैनल पर, वहां आप देख सकते हैं। वहीं पर उन सभी टर्मिनोलॉजी को बता दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और बजट से संबंधित और जो महत्वपूर्ण और रोचक बातें हैं थोड़ी देर के बाद फिर इसी चैनल पर हम उसे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेस पर आधारित है। बजट से जुड़ी फाइनल नोटिफिकेशन और रूल्स टाइम के साथ बदल सकते हैं। कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।